चलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आप देख पा रहे हैं कि अवाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के लिए राउल्ट का नियम, या फिर आप कह सकते हैं कि ठोस विलेय और द्रव विलायक से बने विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, यानी ये राउल्ट के पहले नियम के आधार पे आए तो भी आपको यही टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, अथवा अवाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के लिए आए तो भी यही टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ ठोस विलेय और द्रव विलायक से बने विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, ये टॉपिक आए तो भी आपको यही एक्सप्लेन करना है जो हम आपको टॉपिक लिख चुके हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो विलेय पदार्थ है वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है और जो विलायक है वो वाष्पशील है। मतलब ऐसा पदार्थ जिसका जो वाष्प में बदल सकता है, ऐसा पदार्थ जो वाष्प में बदल सकता है उसे कहते हैं वाष्पशील पदार्थ, और ऐसा पदार्थ जो वाष्प में न बदल सके उसे कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। आपको मैंने पहले बताया है कि वाष्पीकरण द्रव का मुख्य गुणधर्म है, वाष्पीकरण द्रव का मुख्य गुणधर्म है। अब जो ठोस है, ठोस जो विलेय है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ठोस विलेय और द्रव विलायक, मतलब जो ठोस विलेय होता है वो अवाष्पशील है और जो द्रव विलायक है वो वाष्पशील है। तो जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोलकर हम विलयन बनाते हैं तो जो विलयन का वाष्प दाब आता है वो कम होता है, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम होता है। फिर से आप समझ जाइए, अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में घोल करके जब हम विलयन बनाते हैं तो बने विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक से कम होता है। तो बने विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक से कम होता है, तो उसी को हम कह देते हैं कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या आपेक्षिक कमी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेंगे कि आखिर वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम एक पात्र लेते हैं, पात्र नंबर ए, और दूसरा हम पात्र लेते हैं पात्र नंबर बी। ठीक है, अब ये दोनों पात्र को हमको क्या कर देना है, बंद कर देना है। यहाँ पर सभी के सभी, यहाँ पर आपको विलायक लेना है। तो जब आप विलायक लेते हैं तो विलायक की सतह पे सारे विलायक के कण होते हैं। ये मान लीजिए आपका हो गया द्रव विलायक, ये हो गया द्रव विलायक। अब आप इसमें जब लेते हैं तो कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे दर्शा देते हैं, ये विलयन है। ये जो विलयन है इसमें कुछ जो आपको बीच में दिख रहा है इस प्रकार हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। ये जो डार्क लाइन है ये है अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अब जरा सोचिए कि इसमें सबके सब कण जो हैं वो कहाँ जाएंगे, वाष्प में जाएंगे। इसमें सारे कण वाष्प में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो शुद्ध विलायक है उसमें उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो इसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप विलयन के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि विलयन की सतह पर कुछ विलेय के कण हैं और कुछ विलायक के कण हैं। विलेय का कण अवाष्पशील है यानी उसका वाष्पीकरण संभव नहीं है, लेकिन विलायक जो है वाष्पीकरण हो सकता है, यानी विलायक जो है उसका वाष्पीकरण होगा। जब विलायक का वाष्पीकरण होगा तो यहाँ पर वाष्प के कण होंगे। अब ये जो वाष्प के कण हैं कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि विलयन, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विलयन। तो विलयन का जो वाष्पीकरण है वो कम है तो वाष्प दाब भी इसका क्या होगा, कम होगा। विलायक में वाष्पीकरण ज़्यादा है तो इसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम है। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम क्यों है, क्योंकि उस विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हुआ है। ठीक है, तो राउल्ट का जो पहला नियम है वो यही है, अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में घोलकर मंद और आदर्श विलयन बनाया जाए तो बने विलयन का वाष्प दाब, बने विलयन का वाष्प दाब में होने वाली कमी उस विलयन में रहे अवाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। फिर से आप सुन लीजिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में घोलकर मंद और आदर्श विलयन बनाया जाए तो विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी विलेय अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब जरा सा सोचिए कि विलयन के वाष्प दाब में जो होने वाली कमी है वो है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कारण,
अब सोचने की बात यह है कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके कारण होगा, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा, यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक, जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आपसे फिर से सुन लीजिए कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में घोलकर मंद और आदर्श विलयन बनाया जाए तो बने विलयन का वाष्प दाब में होने वाली कमी, बने विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी उस विलयन में रहे विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि जो विलयन के वाष्प दाब में कमी आएगा वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किस पर निर्भर करता है, तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो निर्भर करता है वाष्पशील विलायक के मोल अंश पे। तो अब हमको ये बताना है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में घोलकर मंद और आदर्श विलयन बनाया जाए तो बने विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि जब आप कमी को बताएंगे तो आप किसको ध्यान में रखेंगे, विलेय के मोल अंश को ध्यान में रखेंगे, और जब आप ये बताएंगे कि विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के मोल अंश के समानुपाती होगा, यानी कि विलेय अवाष्पशील है और विलायक क्या है, वाष्पशील है। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ उठता है कि विलयन का कुल वाष्प यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में घोलकर मंद और आदर्श विलयन बनाया जाए तो बने विलयन का जो वाष्प दाब है वो वाष्पशील विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी को हमको सिद्ध करना है कि राउल्ट का जो पहला नियम है उसमें यह सिद्ध करना है कि विलयन के वाष्प दाब में जो होने वाली कमी है वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती है। इसको सिद्ध करना है और हमको कहाँ से शुरू करना है, विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से शुरू करके हमें विलेय के वाष्प दाब तक पहुंचना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं माना विलयन का वाष्प दाब बराबर P1 है, विलायक का मोल अंश x1 है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो फिर से आप सुन लीजिए कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में घोलकर मंद और आदर्श विलयन बनाया जाए तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो वाष्पशील विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो इस नियम के आधार पर अगर आप चलते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि माना विलयन का वाष्प दाब P1 है और विलायक का मोल अंश x1 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार P1 समानुपाती x1। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब समानुपाती चिन्ह हम हटाते हैं तो किसी न किसी स्थिरांक से गुणा करते हैं, तो हम स्थिरांक का गुणा करेंगे P1 = P10 x1, जहां पर P10 समानुपाती स्थिरांक है या समानुपाती स्थिरांक है तथा इसी को हम क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसको क्या बोलेंगे हम, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये जो P10 है उसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका P1/P10 = x1। आपको पता है इधर ये P10 किस में है, मल्टीप्लिकेशन, जब आप इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा P1/P10 = x1। आप सबको पता है x1 = n1/n1 + n2। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि x1 के प्लेस पर ये वैल्यू आपको रखना है n1/n1 + n2। तो ये हो जाएगा आपका P1/P10 = n1/n1 + n2। ठीक है, मान लीजिए कि ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 के दोनों तरफ 1 से माइनस करने पर, यानी कि समीकरण 1 में
दोनों तरफ एक से घटाने पर। ठीक है, जब आप समीकरण 1 में दोनों तरफ 1 से घटाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस P1 अपान P1 0 इज इक्वल टू 1 माइनस N1 अपान N1 प्लस N2। ठीक है, तो 1 माइनस P1 बाई P1 0 इज इक्वल टू 1 माइनस N1 बाई N1 प्लस N2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा P1 0 माइनस P1 बाई P1 0 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस N1 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो N1 है वो माइनस में है और ये जो N1 है वो प्लस में है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर P1 0 माइनस P1 बाई P1 0 इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, अब इसको अगर आप हटाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं P1 0 माइनस P1 बाई P1 0 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो x2 आ गया, इसको हम थोड़ा सा और लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और P1 0 माइनस P1 इज इक्वल टू P1 0 x2। अब जरा सा ध्यान से देखिए, मान लीजिए हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब ये हो गया आपका P1 0 माइनस P1 बाई P1 0 इज इक्वल टू x2, या फिर इसी समीकरण को आप ऐसा लिख सकते हैं P1 0 माइनस P1 इज इक्वल टू P1 0 x2। अब आपको पता है कि जब ये जो आपका P1 0 है, जब आप इसको हटाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, समानुपाती चिन्ह आएगा। आप वहाँ पे क्या आएगा, समानुपाती चिन्ह आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं P1 0 माइनस P1 इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो ये जो मान बता रहा है, ये बता रहा है वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। जब आप विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को माइनस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे विलयन का वाष्प दाब में कितनी कमी आई है। जब आप, क्योंकि आपको पता है विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है, तो ऐसे कंडीशन में विलायक के वाष्प दाब में से जब आप विलयन का वाष्प दाब माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो आपको पता चलता है कि विलयन के वाष्प दाब में कितनी कमी आई है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी जो है वो किसके समानुपाती है, विलेय के, अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के समानुपाती है। यही राउल्ट के नियम को हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो राउल्ट का नियम में क्या रखना है, अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में घोलकर मंद और आदर्श विलयन बनाया जाए, तो विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी, विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी उस विलयन में रहे विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही आपको सिद्ध करना था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं, मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं। तो P1 0 माइनस P1 बाई P1 0 इज इक्वल टू N2 के स्थान पर, आप N2 के स्थान पर रख सकते हैं W2 बाई M2। पहले आप इक्वेशन रख लीजिए N2 बाई N1 प्लस N2, N2 बाई N1 प्लस N2। अब आप क्या कर सकते हैं, N2 बराबर हो जाएगा W2 बाई M2 और N1 बराबर हो जाएगा W1 बाई M1। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देंगे N1 इज ग्रेटर देन N2। तो जो नीचे वाला N2 है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, P1 0 माइनस P1 बाई P1 0 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे W2 बाई M2, W2 बाई M2 अपॉन W1 बाई M1। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, P1 0 माइनस P1 अपॉन P1 0 इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। इस प्रकार ये आपके राउल्ट्स का नियम हो गया अवाष्पशील और वाष्पशील विलायक के लिए। अब इनका जो राउल्ट का नियम का ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आने वाला है। हम यहाँ पे, आप लोग नोट कर चुके होंगे तो हम इसको साफ कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जो आपका विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब
जो विलयन का वाष्प दाब है विलायक के मोल अंश के समानुपाती है। तो आप यहाँ पे मोल अंश ले लीजिए, मोल अंश, और यहाँ पे ले लीजिए वाष्प दाब। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मोल अंश ले लिया और यहाँ पे ले लिया आपने वाष्प दाब। तो ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। तो जब वाष्प दाब आपका मोल अंश के समानुपाती है तो ऐसे कंडीशन में ये आपका स्ट्रेट लाइन जाने वाला है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप राउल्ट के पहले नियम को, यानी कि अवाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के लिए राउल्ट का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में हम दूसरा नियम स्टार्ट करने वाले हैं, और जो दूसरा नियम है उसमें द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब हम ज्ञात करेंगे। चलिए, अब हम राउल्ट का दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के लिए राउल्ट का नियम, और हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है दूसरा नियम, यानी ये दूसरा नियम है राउल्ट का नियम। 8वां आप कह सकते हैं द्रव विलेय और द्रव विलायक से बने विलयन के वाष्प दाब। द्रव विलेय और द्रव विलेय और द्रव विलायक से बने विलयन का वाष्प दाब। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि द्रव विलेय और द्रव विलायक, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि द्रव का एक गुणधर्म होता है वाष्पीकरण, यानी कि विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। विलेय द्रव है, विलायक द्रव है, इसका मतलब क्या हो गया कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब द्रव विलेय को द्रव विलायक में घोल कर विलयन बनाया जाता है, जब द्रव विलेय को द्रव विलायक में घोल कर विलयन बनाया जाता है, तो बने विलयन का जो वाष्प दाब है, द्रव विलेय और द्रव विलायक को जब घोलकर विलयन बनाया जाता है, तो जो आपका विलयन है, विलयन का जो वाष्प दाब है वो वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के वाष्प दाब के ऊपर निर्भर करेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि बने विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो वाष्पशील विलेय के वाष्प दाब और वाष्पशील विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। आइए, अब यहाँ पे इसके पहले हमने आपको बताया था अवाष्पशील विलेय का वाष्पशील विलायक में विलयन। तो वहाँ पे जो अवाष्पशील विलेय, जैसे आपने चीनी को पानी में घोल दिया तो चीनी अवाष्पशील हो गया, पानी क्या है वाष्पशील। नमक को पानी में घोल दिया तो नमक अवाष्पशील है और पानी क्या है वाष्पशील है। ग्लूकोज को पानी में घोल दिया तो आपका वहाँ पे ग्लूकोज अवाष्पशील है और पानी क्या है वाष्पशील है। तो वो था आपका ठोस विलेय और द्रव विलायक का विलयन। अब यहाँ पे हमको जैसे अल्कोहल को पानी में घोला गया, जब अल्कोहल को पानी में घोला गया तो आपको पता है कि अल्कोहल द्रव है, पानी भी द्रव है। अल्कोहल द्रव है तो उसका वाष्पीकरण गुणधर्म होगा, और जो पानी है वो भी द्रव है तो उसका भी वाष्पीकरण गुणधर्म होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं राउल्ट का दूसरा नियम द्रव विलेय और द्रव विलायक, या फिर आप कह सकते हैं वाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में घोलकर जब विलयन बनाया जाए, वाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में घोलकर विलयन बनाया जाए, तो जो बने विलयन का वाष्प दाब है वो विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विलेय के लिए हम A मानते हैं, विलेय के लिए क्या मानते हैं A। अब विलेय का वाष्प दाब यहाँ पे लिख सकते हैं, विलेय का वाष्प दाब, विलेय का वाष्प दाब हम लेते हैं PA ले लीजिए PA, और विलेय का मोल अंश हमने ले लिया XA। उसी प्रकार आप लेंगे विलायक को, आप मान लीजिए विलायक के लिए, तो विलायक को हमने मान रखा है B। तो यहाँ हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब बराबर PB। उसी प्रकार विलायक का मोल अंश बराबर XB। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। अगर आपको विलयन का निकालना हो तो आप लिख सकते हैं
विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब को हमने मान लिया क्या, P, तो P इजिकल टू हो जाएगा PA प्लस PB, यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर हो विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब। तो अभी हमने बताया आपको विलयन का कुल वाष्प दाब विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। अब आपको यह समझना है कि विलेय का वाष्प दाब ज़्यादा होगा या विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि विलयन में विलेय कम होता है, विलायक ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि विलयन में जो विलेय का वाष्प दाब है या विलायक का वाष्प दाब है वो निर्भर करेगा मोल अंश पे। मोल अंश मतलब विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, उसकी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। जिसकी मात्रा कम होगा उसका वाष्पीकरण कम होगा तो उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि विलेय का जो वाष्प दाब है वो विलेय के मोल अंश पे निर्भर करेगा और जो विलायक का वाष्प दाब है वो विलायक के मोल अंश पे निर्भर करेगा। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं विलेय के लिए, विलेय के लिए मान लीजिए इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लीजिए। तो विलेय के लिए आप लिखेंगे PA समानुपाती x से, मतलब विलेय का वाष्प दाब विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा, क्योंकि विलेय का वाष्प दाब विलेय की मात्रा पर ही निर्भर करेगा। तो विलेय का विलेय कम होगा, विलेय की मात्रा कम होगी तो वाष्प दाब कम होगा, विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। यानी कि जो ज़्यादा होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसका, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा और जिसकी मात्रा कम होगी उसका वाष्प दाब भी कम होगा। तो इस प्रकार विलेय के लिए हमने PA लिया है और PA समानुपाती x से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, PA इजिकल टू PA0 x से, जहाँ पे PA0 समानुपाती स्थिरांक है और शुद्ध विलेय का वाष्प दाब है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब उसके बाद में हम लेंगे विलायक के लिए। तो विलायक के लिए हम ले रहे हैं PB समानुपाती XB, सेम एज PB इजिकल टू PB0 XB। अब यहाँ पे वापस आप क्या लिखेंगे, PB0 समानुपाती स्थिरांक है, साथ में आप क्या लिखेंगे, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें PA और PB का मान हम रखेंगे। तो आप रख सकते हैं समीकरण 1 में PA और PB का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा P टोटल यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब P टोटल इजिकल टू PA प्लस PB। तो यहाँ हो जाएगा PA का मान रख देते हैं हम PA0 XA प्लस PB0 XB। क्लियर, ये हो गया आपका P टोटल। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि XA समस्त मोल अंश का योगफल 1 के बराबर होता है। ये आपको मैंने पहले बताया है कि समस्त घटकों का मोल अंश का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 1 यहाँ आप लिख सकते हैं XB बराबर 1 माइनस XA, या फिर आप लिख सकते हैं XA बराबर 1 माइनस XB। अब आपको क्या करना है, मान लो समीकरण नंबर ये हो गया 2। तो समीकरण नंबर 2 में एक बार XA का मान रखिए, उसके बाद एक बार XB का मान रखिए। तो आइए सबसे पहले हम XA का मान रखते हैं। तो यहाँ आप लिख देते हैं P टोटल इजिकल टू PA0 1 माइनस XB प्लस PB0 XB। आप देख लीजिए
PA0 हमने PA0 रखा और XA के मान पे XA के स्थान पे हमने रख दिया 1 माइनस XB। आप देखिए तो यहाँ पर रख दिया 1 माइनस XB। अब हम क्या करेंगे, PA का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका PA0 माइनस PA0 XB प्लस PB0 XB। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा प्लस वाले को पहले ले लीजिए, माइनस वाले को बाद में ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PA0 प्लस PB0 XB माइनस PA0 XB। अब इसको आप लिख सकते हैं PA0 प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं PB0 माइनस PA0 बाहर रख देंगे आप XB, यानी XB कॉमन हो जाएगा तो P टोटल। एक तो आपका ये इक्वेशन आ गया। जब आपने XA की वैल्यू रखा तो आपका एक इक्वेशन ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, XB की वैल्यू रखेंगे। अब XB की वैल्यू रखने के लिए हम इधर थोड़ा सा साफ करेंगे। उसके पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, विलेय के लिए हमने A यूज़ किया है और ये जो आपका है वाष्प दाब विलेय का PA है, XA है, विलायक के लिए PB और XB है। उसी प्रकार हमने आप बताया कि विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वो विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार हो गया P बराबर PA प्लस PB, समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद में फिर विलेय के लिए हमने आपको बताया कि जो विलेय का वाष्प दाब होगा वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा और जो विलायक का वाष्प दाब होगा वो विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा। उसके बाद जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो किसी न किसी स्थिरांक से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है PA0 समानुपाती स्थिरांक और शुद्ध विलेय का वाष्प दाब है। यहाँ पे जो PB0 है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है अथवा उसको आप समानुपाती स्थिरांक कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आपने देखा है, अभी इस इक्वेशन को हमने जो प्राप्त किया वो किसके आधार पर प्राप्त किया, XA के आधार पर प्राप्त किया, यानी XA बराबर 1 माइनस XB को रख करके हमने लिखा, ठीक है। अब हम जो इक्वेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करेंगे XB की वैल्यू रख करके, ठीक है। अब आइए XB की वैल्यू हम रखते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे जो XB की वैल्यू रखेंगे तो आपको एक दूसरा इक्वेशन भी प्राप्त होगा। जैसे देखिए, यहाँ हो गया आपका P टोटल इज इक्वल टू PA XA प्लस PB XB। अब हम यहाँ पर XB की वैल्यू रखेंगे तो XB बराबर होता है 1 माइनस XA। XB की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका P टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 आपका आएगा तो P टोटल इज इक्वल टू PA0 XA प्लस यहाँ पे फिर आप लिखेंगे PB0 ब्रैकेट में XB के स्थान पे मान रखेंगे 1 माइनस XA तो 1 माइनस XA। आप इसको ऐसा लिख लीजिए PA0 XA प्लस PB0 माइनस PB0 XA, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अभी इसको आपको सिस्टमेटिक कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि आप इसको ऐसा रख सकते हैं PB0 प्लस इसको रख दीजिए आप PA0 XA माइनस PB0 XA। अब हम यहाँ क्या करेंगे PB0 प्लस ब्रैकेट में PA0 माइनस PB0 और ब्रैकेट के बाहर XA, क्योंकि XA जो है वो कॉमन है तो हो गया आपका P टोटल। तो इस प्रकार एक बार हमने XA का मान रख करके समीकरण प्राप्त किया और दूसरी बार XB का मान रख करके हमने समीकरण प्राप्त किया, ठीक है। अब हम राउल्ट का जो दूसरा नियम है उसका ग्राफ हम बनाएंगे। चलिए, ये आपका ग्राफ हो गया, इसको भी आप ले लीजिए। अब मान लेते हैं कि y एक्सिस पे आपको वाष्प दाब लेना है। y एक्सिस पे क्या लेना है, वाष्प दाब लेना है। y एक्सिस पे वाष्प दाब लेना है और x एक्सिस पे क्या लेना है आपको, मोल अंश। यहाँ हमने ले लिया मोल अंश। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं PA और यहाँ पे ले लेते हैं हम PB, मतलब इस एक्सिस पे विलायक का वाष्प दाब लेते हैं, इस एक्सिस पे हम विलेय का वाष्प दाब लेते हैं। अब आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर XA बराबर 1 करेंगे और XB बराबर 0। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मोल अंश का योगफल 1 के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे x से 1 रखते हैं तो x भी कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार यहाँ पे xa बराबर 0 रखेंगे और xb बराबर कितना रखेंगे 1। आपको पता है जो मोल अंश होता है वो 0 से शुरू होकर के 1 तक जाता है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि xa जो है वो 0 है, तो 0 से शुरू करके 1 तक लेके जाइए। 0 xa 0 से शुरू करके हम कहाँ तक ले गए 1 तक ले गए। उसी प्रकार x भी 0 से शुरू करके कहाँ तक ले जाएंगे 1 तक लेके जाएंगे। ठीक, अब ये जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा PA इजिकल टू PA0 XA, और ये जो मान होगा वो होगा PB इजिकल टू PB0 XB। अब यहाँ से ये वाला ग्राफ यहाँ तक बनाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ये जब ग्राफ बनाएंगे तो हो जाएगा आपका P टोटल इजिकल टू PA प्लस PB। मतलब ये जो ग्राफ बना है वो विलयन का वास्तव है, ये जो बना है वो विलायक का है, और ये जो हमने बनाया है वो विलेय के लिए है। अब आप सोचेंगे कि विलेय का वास्तव कम है और विलायक का वास्तव ज़्यादा है, तो सिंपल से आप समझ सकते हैं कि किसी भी विलयन में विलेय का मात्रा क्या होती है कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसका वाष्पदाब भी ज़्यादा होगा, जिसकी मात्रा कम होगी उसका वाष्पदाब क्या होगा कम होगा। तो इस प्रकार ये आपका ग्राफ आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे विलायक का वाष्पदाब और विलेय के जो वाष्पदाब हैं वो साम्यावस्था पे आ चुके हैं। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे विलायक का वाष्पदाब और विलयन का वाष्पदाब विलायक का वाष्पदाब और विलेय का वाष्पदाब क्या आ चुके हैं साम्यावस्था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साम्यावस्था पर या फिर वाष्प अवस्था पर, साम्यावस्था पर या फिर लिख सकते हैं आप वाष्प अवस्था पर विलेय का मोल अंश बराबर y1 या ya लिख लीजिए आप ya, और विलायक का मोल अंश यानी कि गैस अवस्था में या फिर वाष्प अवस्था में विलेय का मोल अंश ya और विलायक का मोल अंश कितना लिख लेंगे हम yb। अब इसमें से आप आंशिक दाब जो PA है ये आंशिक दाब होगा, PB क्या होगा आंशिक दाब होगा, यानी कि ये विलेय का आंशिक दाब और ये विलायक का आंशिक दाब होगा, तभी तो विलेय और विलायक का आंशिक दाब जो होगा उसका योगफल विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं विलेय का आंशिक दाब बराबर विलेय का आंशिक दाब PA बराबर हो जाएगा YA इंटू P टोटल। ध्यान रखिए ये आपने डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में पढ़ा होगा कि किसी भी गैस का आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणे मोल अंश। उसी प्रकार विलायक का लेंगे आप, तो विलायक का आंशिक दाब PB इजिकल टू YB इंटू P टोटल, यानी कि जितना विलयन का वाष्प दाब है उसमें विलायक का मोल अंश का गुणा कर देंगे तो आपको विलायक का वाष्प दाब मिल जाएगा और उसी प्रकार विलेय का भी वाष्प दाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपका राउल्ट का दूसरा नियम, जिसमें से द्रव और द्रव विलयन का वाष्प दाब कह लीजिए या फिर वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के लिए आप वाष्प दाब विलायक के लिए राउल्ट का नियम कह सकते हैं। जो भी है आप उसको अच्छी ढंग से समझ सकते हैं और बता सकते हैं। राउल्ट के पहले नियम और दूसरे नियम अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, अब हम लोग राउल्ट्स का तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हेनरी के नियम के साथ समानता रखता है। यानी जो राउल्ट का तीसरा नियम है वो गैसीय विलेय और द्रव विलायक के लिए है, और आपको पता है कि हेनरी का नियम भी गैसीय विलेय और द्रव विलायक के लिए था। अब हमें ये देखना है कि दोनों जो नियम है, राउल्ट का नियम गैसीय विलेय और द्रव विलायक के लिए और हेनरी का नियम में क्या अंतर है, क्या दोनों समान है या फिर क्या दोनों में कोई अंतर है, उसको हम अध्ययन करेंगे। चलिए अभी राउल्ट का हमको तीसरा नियम समझना है।
जिसमें से हमने आपको लिखा है गैसीय विलेय और द्रव विलायक के लिए राउल्ट का नियम। देखिए, गैसीय विलेय और द्रव विलायक के लिए सबसे पहले नियम दिया था हेनरी नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने बताया था कि गैसीय विलेय और द्रव विलायक के बीच जो विलेयता है वो किस पर निर्भर करता है। तो आपने हेनरी का नियम अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो हम आपको फिर से बता देते हैं। स्थिर तापमान पर किसी भी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ये हेनरी का नियम था और यही सेम नियम राउल्ट्स ने भी दिया है, यानी कि हेनरी के नियम और राउल्ट्स के नियम में कोई अंतर नहीं है। एक बात हम बता दें कि हेनरी के नियम और राउल्ट्स के नियम का जो गणितीय स्वरूप है उसमें बस थोड़ा सा अंतर है, जिसमें से आपने देखा था P बराबर होता है KH इंटू एक्स। ये था आपके हेनरी का नियम, यानी हेनरी का गणितीय स्वरूप था P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहाँ पे P है दाब और x जो है वो विलेयता है और साथ में जो KH है वो हेनरी स्थिरांक है। उसी प्रकार राउल्ट ने बताया P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, मतलब P1 इज इक्वल टू P10 x1, यानी राउल्ट के हिसाब से किसी भी गैसीय विलेय का द्रव विलायक विलेयता, यानी कि हेनरी ने विलेयता को x लिया है और राउल्ट ने विलेयता को क्या लिया है, x1 लिया है। हेनरी ने दाब को P लिया है जबकि राउल्ट ने दाब को क्या लिया है, P1। ओके, अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है हेनरी स्थिरांक। ये क्या है, हेनरी स्थिरांक। और ये जो आपको दिख रहा है P10, इसको आप कह सकते हैं राउल्ट स्थिरांक। ठीक है, यानी कि गैसीय विलेय का द्रव विलायक में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ये आपको है। उसके बाद जब आप समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो आप किसी न किसी स्थिरांक गुणा करते हैं और वो जो स्थिरांक है वही आपका राउल्ट स्थिरांक है, जिसका यहाँ पे स्थिरांक किसका है, हेनरी का स्थिरांक। मतलब गैसीय विलेय और द्रव विलायक की विलेयता, गैसीय विलेय और द्रव विलायक की विलेयता जो हेनरी का नियम है वही सेम नियम राउल्ट्स का भी है, यानी कि हेनरी के नियम और राउल्ट्स के नियम में ज़्यादा डिफरेंस, यानी डिफरेंस है ही नहीं। अगर कोई अंतर है तो हेनरी और राउल्ट्स के स्थिरांक में, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हेनरी का जो स्थिरांक है KH है जबकि राउल्ट्स का जो स्थिरांक है वो P10 है। ठीक है, तो ये गैसीय विलेय और द्रव विलायक की विलेयता हेनरी और राउल्ट्स दोनों के नियम एक समान है, सिर्फ अंतर उनके स्थिरांक में है। और आपको एक बात बता दें कि इनके जो स्थिरांक हैं उनके मान भी समान होते हैं, उनके जो स्थिरांक उनके मान भी समान होते हैं, सिर्फ उनका जो सिंबल है, सांकेतिक रूप है, वो बदला हुआ है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट के नियम की मर्यादा। राउल्ट के नियम की मर्यादा पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि राउल्ट के नियम के आधार पे कौन आदर्श विलयन है और कौन आदर्श विलयन नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग होगा, अगला हेडिंग होगा राउल्ट के नियम की मर्यादा। राउल्ट के नियम की मर्यादा। देखिए, कुछ मर्यादाएं हैं जिसमें से हम आपको बोलते जाते हैं। नंबर 1 आप अच्छे से लिख लीजिएगा, राउल्ट का नियम मंद विलयन के लिए लागू होता है। ध्यान रखिएगा, राउल्ट का नियम बहुत ही ज़्यादा सांद्र विलयन के लागू नहीं होता, तो राउल्ट का नियम मंद विलयन के लागू होता है। दूसरा, राउल्ट का नियम आदर्श विलयन के लिए लागू होता है, यानी पहला जो मर्यादा है वो ये है कि राउल्ट का जो नियम है वो मंद विलयन के लागू होता है। दूसरा, राउल्ट का जो नियम है वो आदर्श विलयन के लागू होता है। नंबर तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मर्यादा अगर आप सीख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन आदर्श विलयन होगा और कौन आदर्श विलयन नहीं होगा, और कौन जो आदर्श विलयन नहीं है वो कौन धनात्मक विचलन दर्शाएगा और कौन ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। वो राउल्ट के नियम की मर्यादा से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, जब विलेय को विलायक में घोला जा रहा हो, जब विलेय और विलायक को घोला जा रहा हो, विलयन बनाने के लिए विलेय और विलायक को घोला जा रहा हो, तो ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो तीसरा है, दूसरा तो हो गया आपका, तीसरा जो है उसमें आप कर सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू 0, यानी कि जब विलेय को विलायक में घोला जा रहा हो तो जब विलयन बने तो विलेय और विलायक के घुलने के दौरान ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू 0। नंबर चौथा पॉइंट है, यदि विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, यदि विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, तो
द्रव विलेय और द्रव विलायक को जब घोला जाए तो उसका कुल आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योगफल के बराबर होना चाहिए। यानी जब विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो और दोनों एक दूसरे के साथ मिश्र करके विलयन बनाए जा रहे हैं तो विलयन का कुल आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योगफल के बराबर होना चाहिए, अधिक और कम नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी कि आयतन न तो बढ़ना चाहिए और न ही घटना चाहिए। जितना आयतन विलेय का है और जितना आयतन विलायक का है, जब दोनों को मिक्स करते हैं विलयन बनाते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो विलयन का आयतन हो विलेय और विलायक के आयतन के योगफल के हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए विलेय 5 ml, विलेय 5 ml है और विलायक 10 ml है तो विलयन होना चाहिए 15 ml। मतलब ऐसा नहीं है कि विलयन बढ़ जाए अथवा घट जाए, तो विलयन का जो आयतन है वो बढ़ना और घटना नहीं चाहिए। उसके लिए आपका चौथा कंडीशन हो गया डेल्टा V इज इक्वल टू 0। नंबर 5वां, जब विलेय को विलायक में घोला जा रहा है तो उन विलेय और विलायक के बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। जब विलेय को विलायक में घोला जा रहा है तो विलेय और विलायक के बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा आपका कि जब विलेय को विलायक में घोला जा रहा है तो उसमें वियोजन और संयोजन नहीं होना चाहिए। मतलब विलेय का विलायक में विघटन और संगठन यानी वियोजन और संयोजन नहीं होना चाहिए। फिर से आप सुन लीजिए, राउट्स का नियम आदर्श विलयन के लागू होता है, राउट्स का नियम मंद विलयन के लागू होता है। यदि विलेय को विलायक में घोला जा रहा है तो ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4, जब विलेय और विलायक दोनों द्रव स्वरूप में हो तो विलयन का कुल आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योगफल के बराबर होना चाहिए, यानी कि डेल्टा V बराबर 0। अगला 5वां पॉइंट आपका है कि जब विलेय को विलायक में घोला जा रहा है तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और नंबर लास्ट पॉइंट है कि जब विलेय को विलायक में घोला जा रहा है तो उसके बीच में वियोजन और संयोजन नहीं होना चाहिए। ये आपके राउल्ट के नियम की मर्यादा है। हम आशा करते हैं कि आपको राउल्ट का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और राउल्ट के नियम की मर्यादा आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।